अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। साथियों, आज हम टालोसिस्ट यानी पेरिनेरियल सिस्ट के बारे में आपसे बात करेंगे और टालोसिस्ट के इलाज से मुतल्लिक मुफीद होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे। तो मैं डॉक्टर अरबाब, आपका मेरे चैनल अरबाब हेल्थ क्लिनिक में खुश आमदीद। तो आइए शुरू करते हैं। टालोसिस्ट, जिसे पेरिनेरियल सिस्ट भी कहा जाता है, सियाल यानी पानी से भरी हुई तिलियां हैं जो रीढ़ की हड्डी की बुनियाद पर यानी एंड पर आसाबी जड़ों के इर्द गिर्द बनती है। ये सिस्ट आमतौर पर सेक्रल इलाके में पाए जाते हैं और अक्सर इनकी गैर अलामती नोयत की वजह से किसी के दहान नहीं जाता। ताहम जब अलामत ज़ाहिर होती हैं तो वो अहम तकलीफ और आसाबी मसाइल का बायस बन सकते हैं। टालोसिस्ट यानी पेरिनेरियल सिस्ट दिमागी स्पाइनल सियाल से भरी हुई होती हैं। ये तेलियां होती हैं जो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में नशो नमा पा सकती हैं। आसाबी जड़ों के कंप्रेशन का सबब बनने की इनकी सलाहियत मखसूस अलामत का बायस बन सकती है। दोस्तों, टालोसिस्ट की कई इकसाम हैं। इनके साइज, मुकाम और इनकी वजह से होने वाली अलामत पर मुनसर है। सबसे आम किस्मों में सरफहरिस्त है एस्कोमेटिक सिस्ट। ये कोई अलामत पैदा नहीं करते और अक्सर ये दीगर अलामत या हालात की वजह से जब इमेजिंग टेस्ट के दौरान इत्तफाकन मुशाहदे में आ जाते हैं। उन्हें आम तौर पर इलाज की ज़रूरत नहीं होती है जब तक वो अलामत पैदा न करें, लेकिन जब तक उसमें दर्द न हो, दर्द जैसी अलामत शामिल न हो, उस वक्त तक इनको छेड़ा नहीं जाता। दूसरा किस्म है अलामती सिस्ट। ये दर्द, आसाबी खसारे या मसाने की खराबी इन जैसे अलामत का सबब बनते हैं। अलामत की शिद्दत मुख्तलिफ हो सकती है और इन अलामत को कम करने के लिए अक्सर इलाज की कोशिश की जाती है। टालोसिस्ट की दर्जाबंदी करना ज़रूरी है। गैर अलामती सिस्टों की आम अलामत आम तौर पर वक्त के साथ निगरानी की जाती है, जबकि अलामती सिस्टों में मुदाखलत यानी इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। इलाज का फैसला अलामत की शिद्दत और मरीज़ के मेयार ज़िंदगी पर उनके असरात पर मबनी है। अब देखते हैं अलामत क्या हैं। अलामत में दर्द सबसे आम अलामत है, जो अक्सर पीठ के सबसे निचले हिस्से में कोहले या टांगों में मुकामी होता है। दर्द तेज, शूटिंग दर्द या मुदहम और दर्दनाक हो सकता है। ये तकलीफ रोज़मर्रा की सरगर्मियों और मेयार ज़िंदगी को नुमायां तौर पर मुतासर कर सकती है। इसके अलावा आसाबी अलामत भी शामिल हैं। उनमें टांगों में बेहिस्सी, टिंगलिंग या रेशा या कमज़ोरी शामिल हो सकती है। शदीद हालतों में मरीज़ों को मसाना या आंतों की खराबी का सामना करना पड़ सकता है, जो परेशान कुन हो सकता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकता है। कुछ अफराद को जिनसी कमज़ोरी या मलाशी के इलाके में दबाव का एहसास भी हो सकता है। ये थे इनके अलामत और अब देखते हैं इसकी वजूहात क्या है। पेरिनेरियल सिस्ट या टालोसिस्ट की सही वजूहात को आज अच्छी तरह समझा नहीं गया है, ताहम ख्याल किया जाता है कि कुछ अवामिल इनकी नशोनुमा में मुआविन साबित हो सकती है। कुछ लोग टालोसिस्ट के साथ पैदा होते हैं जो मौरूसी होते हैं, इन्हें पैदाइश से जब बच्चा पैदा होता है उस ज़माने से हो जाते हैं। कुछ लोग ट्रामा की वजह से यानी सेक्रल एरिया में चोट लगना, बशमूल किसी मुकाम से गिरना या किसी हादसे के शिकार होना या कोई ज़रबा लगना इन सिस्टों की तश्कील का बायस बन सकते हैं। ज़रबा लगने से सोजिश और सियाल के जमा होने में इजाफा हो सकता है, जो सिस्ट की नशोनुमा में मुआविन हो। इसके अलावा पीठ के निचले हिस्से पर बार बार चोट लगना या दायमी तनाव हालात को बढ़ा सकता है, जिसके नतीजे में बड़े सिस्ट या अलामत की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। इश्तिआल अंगीज़ी हालात जैसे गर्दन तोड़ बुखार या शदीद बुखार सिस्ट बनने के इम्कानात को बढ़ा सकते हैं। ये हालात रीढ़ की हड्डी की जेली में तब्दीलियों का सबब बन सकते हैं, जिसकी वजह से यह सियाल जमा होकर सिस्ट की नशोनुमा हो जाती है। इसके अलावा दायमी सोजिश अलामत को बढ़ा सकते हैं। दिमागी स्पाइनल फ्लूइड प्रेशर को बढ़ाती है, वो टालोसिस्ट की नशोनुमा में हिस्सा डाल सकती है। इसके अलावा बुलंद सियाल का दबाव सिस्टों
کو پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں، جس سے اعصابی دباؤ اور علامات پیدا کر سکتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے۔ جی ہاں، علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے MRI، CT اسکین تشخیص کی تصدیق کرتا ہے۔ ساتھیوں، یاد رہے اس مرض میں ہڈیوں میں درد نہیں ہے، جی ہاں، گوشت میں درد نہیں ہے، یہ درد نسوں کا درد ہے جو دب چکے ہیں، کسی بھی وجہ سے نس دب گئے ہوں، اور وہ وجہ ہے سسٹ۔ سسٹ نے نسوں کو دبا کر رکھا ہے، اس لیے غلطی سے کبھی بھی مسکن ادویات یعنی پین کلرز ہرگز استعمال نہ کریں۔ اس میں جتنی جلدی آپ ہومیوپیتھی کی طرف آئیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ بس اس مرض کی 3 جو خاص علامات ہیں وہ آپ یاد رکھیں۔ نمبر 1 ہے شدید درد، نمبر 2 ہے نمنس، نمبر 3 ہے ٹنگلنگ، یعنی کہ درد رہے گا، سنپن رہے گا اور جنجناہٹ سی رہے گی۔ یہ ان کی علامات ہیں کہ آپ اس علامات کے بنا پر دوا دے سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ میرے کلینک میں جب کوئی اس طرح کے مریض آ جاتے ہیں تو میں ان کے لیے 3 ادویات سنگل ریمیڈی کے طور پہ دیتا ہوں اور ایک کمبینیشن، اور بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میڈیسن میں نمبر 1 ہے آرنیکا 200 CH پوٹنسی، صبح 6 بجے اور شام کو 6 بجے 3 قطرے زبان پہ ٹپکانا ہے۔ نمبر 2 ہے توجا 200 CH پوٹنسی، یہ رات کو سوتے وقت اینڈ میں 3 قطرے زبان پہ ٹپکانا ہے۔ نمبر 3 ہے کلکیریا فلور 6X، یہ ٹیبلٹ فارم میں 4 گولی صبح 7 بجے، 4 گولی دوپہر 1 بجے اور 4 گولی شام کو یعنی رات کو 7 بجے بیمار کو دینا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کمبینیشن میں نے بنائی ہے، اس میں بھی 4 میڈیسن شامل ہیں۔ نمبر 1 ہے ایپس 30، نمبر 2 ہے براؤنیا البا 30 CH پوٹنسی، نمبر 3 ہے ہائپریکم 30 CH پوٹنسی اور نمبر 4 ہے رننکولس بولبولس 30 CH پوٹنسی۔ یہ کسی اچھے میڈیسن اسٹور سے سیل پیک میڈیسن لے لیں، ساتھ میں خالی فائل لے لیں، ان چاروں کو اس خالی فائل میں ڈال دیں، نوزل لگا کر اچھی طرح مکس اپ کر لیں۔ صبح 8 بجے، پھر دوپہر 2 بجے، پھر رات کو 8 بجے 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے مریض کو پلا دیں، اور یہ میڈیسن تقریباً 4 سے 5 مہینے تک لگاتار استعمال کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ لیکن ناظرین سے میری گزارش ہے، جب یہ سب کوئی معاملہ ہو تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے ان کے مشورہ اور ان کے گائیڈنس سے دوا استعمال کر لیں۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔